हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, ओके। एंड आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में आपको काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स जो है वो पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। 3 केसेस आपको पढ़ने पड़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। वो 3 केसेस हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर उन तीनों केसेस के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ठीक। तो चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या गिवन होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है, ठीक। उस स्टेटमेंट के अंदर आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया होता है, कभी कभी अजम्पशन दी होती है, कभी कभी आर्गुमेंट दिया होता है। कैसे, देखे समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दिया, ठीक। मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, फिर यहाँ पे आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया। पहला केस डिस्कस कर रही हूँ, ठीक। पहला केस डिस्कस कर रही हूँ, एक सेकेंड। पहला केस यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस कर रही हूँ। स्टेटमेंट दिया होगा एंड कोर्स ऑफ एक्शन दिया होगा, ठीक। स्टेटमेंट में कुछ बोल रहा होगा ये, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन। आपको कोर्स ऑफ एक्शन का दूसरा नाम लेकर चलना है सॉल्यूशन, ठीक। जहाँ पे भी कोर्स ऑफ एक्शन आए वहाँ पे आपको क्या मान के चलना है कि इसका हमें सॉल्यूशन, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब सॉल्यूशन। एंड जो कोर्स ऑफ एक्शन में आपको स्टेटमेंट दी होगी उसका मतलब होता है वो एक प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो जब भी आपको स्टेटमेंट दी होगी और नीचे कोर्स ऑफ एक्शन दिया होगा तो आपको क्या मान के चलना है कि स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है और कोर्स ऑफ एक्शन में हम लोगों को उसका सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। अब कोर्स ऑफ एक्शन में आपको पहला पार्ट दिया होगा, दूसरा पार्ट दिया होगा, इसमें एक सॉल्यूशन दिया होगा, इसमें दूसरा सॉल्यूशन दिया होगा। अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम दी गई है इसका सॉल्यूशन क्या पहला वाला सॉल्यूशन है, क्या इसके लिए दूसरा वाला सही सॉल्यूशन है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, या कोई एक हो सकता है, यानी कि इधर 1 और 2, ठीक है। ये केसेस भी आते हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम और ये जो है स्टेटमेंट यानी कि प्रॉब्लम और कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि सोल्यूशन का जो है पता चल गया होगा, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या है, दूसरा केस है हमारे पास अजम्पशन, ठीक। अब देखिए हमें क्या दिया होगा, हमें स्टेटमेंट दी होगी, ठीक। स्टेटमेंट दी होगी और नीचे हमें क्या दिया होगा, अजम्पशन, ठीक है। इस स्टेटमेंट में कुछ दिया होगा और नीचे हमें 2 अजम्पशंस दी होंगी, पहली अजम्पशन दूसरी अजम्पशन। हमें बतानी है कि कौन सी अजम्पशन स्टेटमेंट के लिए सही है, क्या ये वाली अजम्पशन सही है, क्या ये वाली अजम्पशन सही है। जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो चलिए तीसरे केस पे चलते हैं। तीसरे केस में भी स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दी होगी, फिर आपको क्या दिया होगा, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट दिया होगा, ठीक। आर्गुमेंट दिया होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, नीचे आर्गुमेंट दिया होता है। देखिए आर्गुमेंट अब तब करते हैं, आर्गुमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, और डिबेट। और डिबेट जब आप करते हैं या तो फॉर में बोलते हैं या तो कभी आप अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक। मतलब 2 लोग होते हैं ना, एक यहाँ पे होता है एक यहाँ पे होता है, टॉपिक सेम होता है, लेकिन ये इंसान जो है ये टॉपिक के फेवर में बोलता है यानी कि टॉपिक को सपोर्ट करता है, और ये इंसान जो है ये टॉपिक के अगेंस्ट बोलता है यानी कि टॉपिक को अपोज करता है, ठीक। अब देखिए, अब आपके पास ये 2 लड़के या लड़कियाँ जो भी होते हैं, सामने आपके पास क्या होते हैं, जजेस। सामने आपके पास डिबेट में जजेस होते हैं, ठीक। और जज डिसाइड करता है कि इसने सही बोला या इसने सही बोला, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस जज का काम करना है, ठीक। आपको बताना है, यहाँ पे आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे, पहला आर्ग्यूमेंट दिया होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया होगा। आपको जज की तरह जज करना है और आपको क्या बताना है, पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इन दोनों में से एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है उसको आपको चूज़ करना है। क्या सिर्फ पहला स्ट्रॉन्ग है, क्या सिर्फ दूसरा स्ट्रॉन्ग है, क्या दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, क्या दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या ईदर और केस आएगा, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ लग गई। आपको पहले स्टेटमेंट दी होगी, वो एक प्रॉब्लम दी होगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा जब आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया होगा, ठीक। उसके बाद आपको स्टेटमेंट दी होगी और अजम्पशन। आपको खुद ब खुद अज्यूम करना है कि क्या इस स्टेटमेंट के लिए सही अजम्पशन हो सकती है। फिर तीसरे केस में आपको क्या दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको आर्गुमेंट बताना है। वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को आपको चूज करना है, ठीक है। कभी कभी पहला आर्गुमेंट सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कभी कभी सिर्फ दूसरा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कभी कभी पहला एंड दूसरा दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बोथ। कभी कभी ना तो पहला ना तो दूसरा, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। और कभी कभी ईदर 1 और 2,
ठीक है। आई होप ये तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रही है? स्टेटमेंट बोल रही है यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कन्फर्मेशन। स्टेटमेंट ने ये बोला है कि आपको हमने एक प्रोग्रामर के तौर पे क्या किया है, अपॉइंट किया है एक प्रोबेशनरी पीरियड के लिए, यानी कि छोटे से पीरियड के लिए। एंड जब ये प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म हो जाएगा, 1 साल का है ये प्रोबेशनरी पीरियड, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसके ख़त्म होने के बाद क्या किया जाएगा, आपको जो है कंफर्म करना है या नहीं करना है वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक। ये अपॉइंटमेंट में एक लेटर लिखा हुआ है कि हमने आपको प्रोबेशनरी पीरियड यानी कि 1 साल के लिए अपॉइंट किया है एंड 1 साल के बाद हम सोचेंगे कि आपको कंफर्म करना है या नहीं करना है, यानी कि आपको परमानेंट करना है या नहीं करना है। तो अब देखिए अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। ऑब्वियसली जब हम किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं हमें थोड़ी पता है कि वो कैसा है, वो परमानेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो अच्छा है या नहीं है, तो हमें उसकी परफॉर्मेंस का कोई अंदाज़ा नहीं है। तभी हम प्रोबेशनरी पीरियड कंडक्ट करते हैं ताकि हमें उसकी क्या लगे, उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगे। तो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशनरी पीरियड, यानी कि इस प्रोबेशनरी पीरियड में इंडिविजुअल यानी कि जो अपॉइंट हुआ है इंसान, वो कोशिश करता है कि वो अपना काबिलियत प्रूव करे। तो ये भी सही है, तभी तो वो प्रोबेशनरी पीरियड के लिए आया हुआ है, नहीं तो वो आता ही नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है। तो कौन सी अजम्पशन फॉलो कर रही है? क्या सिर्फ 1 फॉलो कर रही है? क्या सिर्फ दूसरी फॉलो कर रही है? क्या ईदर 1 और क्या नाइदर 1 और 2 या बोथ 1 या 2? बोथ 1 और 2। तो इसमें बोथ 1 एंड 2 आएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो फॉलो कर रही है। यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड से पहले हमें नहीं पता होता कि इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस क्या है, दूसरा प्रोबेशनरी पीरियड में इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करता है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। समझ आ गया आपको? ऐसे ही आपको अजम्पशन एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट है इट इज़ डिज़ायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। ऐसा माना जाता है कि 5 साल की एज में बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, ठीक। ये स्टेटमेंट बता रहा है। अजम्पशन क्या है? एट दैट एज चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। देखिए ये सही है, क्यों? क्योंकि अगर हम 5 साल की एज में बच्चे को स्कूल डाल रहे हैं तो दैट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है कि 5 साल की एज कोई ऐसी एज है जहाँ पे बच्चा अभी सीखने के लिए तैयार है। तो फर्स्ट इज़ टोटली ट्रू, यस, क्योंकि उस टाइम पे वो एक ऐसी स्टेज पे आ गया है कि अब वो पढ़ लिख सकता है, अब वो क्या कर सकता है, अब वो सीख सकता है कुछ। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज। ऐसा तो कहीं पे स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया है कि जब 6 साल का होगा या 5 साल के बाद उसको वो नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो स्टेटमेंट ट्रू इज, ये स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ओनली स्टेटमेंट ए फॉलोज, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉलो कर रही है, तो इसका आंसर ए पार्ट रहेगा। समझ गए? आई होप समझ लग रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉयज। कन्वेंस अलाउंस मीन्स जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ठीक, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो हमें ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें एम्प्लॉयज़ की पंक्चुअलिटी यानी कि उनको रेगुलर यानी कि वो ताकि वो एब्सेंट ना हो, ताकि वो एक दिन आए, एक दिन ऐसे लीव कम ले, ठीक है। मतलब होता है ना जो एम्प्लॉयज़ होते कभी ना कभी वो एब्सेंट रहते हैं, हो सकता है उनके पास उनको उनकी सैलरी कम हो या उनका ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी वो पंक्चुअल नहीं रहते हैं, ठीक, वो रोज़ रोज़ नहीं आते, कभी कभी एब्सेंट रहते हैं। तो कहते हैं क्या हम उनकी पंक्चुअलिटी को इन ऑर्डर टू हम उनकी पंक्चुअलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कन्वेंस अलाउंस देना चाहिए, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी देना चाहिए, जिससे वो क्या करेंगे, क्योंकि अब उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई, अब उनको हम ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी दे रहे हैं, तो अब वो रोज़ रोज़ आना शुरू करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया स्टेटमेंट? कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। ये तो पूरा स्टेटमेंट के ऑपोजिट है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रही है कन्वेंस अलाउंस क्या करेगा, वो पंक्चुअलिटी बढ़ाएगा, लेकिन ये क्या बता रहा है अजम्पशन कि वो नहीं बढ़ाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक। डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। यस, कहते हैं कि डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही है, अब जो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक। अब जिसको रिवॉर्ड मिलेगा तो ये भी सोचेगा ना वो कि मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, इसलिए मुझे अब डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब भी डिसिप्लिन हो तो रिवॉर्ड होता है, जब भी रिवॉर्ड होना चाहिए तो डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब दे गो हैंड इन हैंड, वो इकट्ठे चलते हैं, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, पहली गलत है, सेकंड ट्रू है, तो ओनली 2 फॉलोज, ठीक। तो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज 2 फॉलोज।
समझ लग गई? आई होप ये वाला भी क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। क्या कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि कुछ पैसा देना चाहिए किन लोगों को? उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, जो जॉबलेस है। ठीक, ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि उनको हमें क्या देना चाहिए? उनको कुछ पैसा देना चाहिए। तो अजम्पशन क्या है? देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनिटरी सपोर्ट, यानी कि जिनको पैसा मनी देने की ज़रूरत है। तो तभी तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमें अनएम्प्लॉयड यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना है, जबकि ऑब्वियसली कंट्री में होगा तभी तो बात कर रहे हैं ना देने की। तो ये तो ट्रू है, यस। कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनको मॉनिटरी सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट हैज़ सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल। देखिए, टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ, गवर्नमेंट के पास पैसा है या नहीं है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि उनको देना चाहिए। अब गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा? क्या उनके पास है पैसा या वो अरेंज करेगा? उसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। ठीक, तो स्टेटमेंट 2 डज नॉट फॉलो, ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? स्टेटमेंट 1 फॉलोज। ठीक, स्टेटमेंट 1 फॉलोज। आई होप ये स्टेटमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जो है उनके क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे। देखिए, इफ़ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू। कौन कह रहा है? अ मदर वॉन्ट्स हर चाइल्ड। एक मदर अपने चाइल्ड को कह रही है कि अगर तुमने मुझे ट्रबल किया मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। ठीक, अजम्पशन क्या है? विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग हर। जब मम्मी को पता है, जब मदर को पता है कि मेरे वार्निंग देने से कुछ होगा तभी तो वो वार्निंग देगी ना। दैट मीन्स वो इस उम्मीद से, इस होप से वार्निंग दे रही है कि बच्चा जो है वो शैतानी बंद कर देगा। ठीक, तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है। दैट मीन्स यस, विद द वार्निंग द चाइल्ड में हो सकता है कि वो वार्निंग देकर क्या हो जाए? चुप हो जाए। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। सारे चिल्ड्रन नॉटी होते हैं या नहीं होते हैं इसके बारे में नहीं पता, कोई होता है कोई नहीं होता है, तो ये जनरल टर्म है, ये इसको हम गलत मानेंगे। ठीक, ओनली फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट आपका आंसर रहेगा, दैट मीन्स ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है? ये है कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, यानी कि स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी और कोर्स ऑफ एक्शन में आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए होंगे। ओके, आपको चूज करना है कौन सा सॉल्यूशन सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो क्या कह रहा है कि बहुत सारी कंट्री के कुछ कुछ पार्ट्स में क्या हो रहा है? ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि सॉल्यूशन क्या? ये एक प्रॉब्लम है ना, सूखा पड़ गया है कुछ कुछ पार्ट्स में, तो ये एक प्रॉब्लम ही है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए? उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, यानी कि पैसा देना चाहिए। देखिए, जब भी ड्रॉट आता है या फ्लड आता है या ऐसा कोई चीज़ आती है या अर्थक्वेक आता है, तो उस टाइम पे पता है क्या होता है? उस टाइम पे मेनली बेसिक नीड्स देनी होती है। बेसिक नीड्स यानी कि रोटी कपड़ा मकान, तो वो बेसिक नीड्स, पैसे की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे, क्योंकि वो पैसे का क्या करेंगे? उनके पास, उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए। उनको पहले खाने के लिए फूड चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, उनको रहने के लिए शेल्टर चाहिए, तो वो इमीडिएट, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात ही नहीं आती है। तो ये वाला जो है ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। फूड वाटर एंड फॉडर शुड इमीडिएटली बी सेंट टू ऑल दीज एरियाज टू सेव द पीपल एंड कैटल। एज आई हैव टोल्ड यू कि फूड वाटर एंड फॉडर जो ये बेसिक नीड्स है, तो ये तो देनी चाहिए पीपल को भी और कैटल को भी, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉलोज। सेकेंड सॉल्यूशन फॉलो करेगा, फर्स्ट नहीं करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। अब देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। कहते हैं कि जब गर्मी आती है तो बहुत सारे लोगों को क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूटेड यानी कि गंदा पानी पीते हैं। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, अब देखिए कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है? The government should make adequate arrangements to provide safe drinking water to all its citizens. ये तो सही है, safe drinking water मिलेगा तो लोग बचेंगे, तो ये सही है। The people should be educated about the dangers of drinking polluted water. और लोगों को ये भी बताना चाहिए कि polluted water कैसे उनके लिए हानिकारक है, यानी कि उनके लिए क्या है, नुकसानदायक है, तो उनको इसकी अवेयरनेस भी देनी चाहिए। तो दोनों ऑप्शंस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक, बोथ 1 and 2 फॉलोज, जो आपका कौन सा रहता है, ई पार्ट रहता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन है। एज स्टेटेड इन रीसेंट सेंसस रिपोर्ट द फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंगली लो। जैसे आपको पता है जब सेंसस होता है तो उसमें हम लोग डेमोग्राफिक स्टडीज़ करते हैं। डेमोग्राफिक स्टडीज़ पहले भी लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। डेमोग्राफिक मीन्स लोगों की, पीपल की स्टडी। ठीक, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, माइग्रेशन कितनी हो रही है, ओके,
उसके बाद फर्टिलिटी कितनी है, ठीक है, ये सारा जो है ये हम देखते हैं। ओके, अब देखिए, अब कह रहा है कि मेल फीमेल रेशो, फीमेल मेल रेशो, ठीक है, यानी कि सेक्स रेशो भी देखते हैं कि फीमेल टू मेल रेशो कितना है, फीमेल ज़्यादा है या मेल ज़्यादा है या दोनों इक्वल हैं, ठीक, ये सब स्टडी करते हैं हम लोग सेंसस में। अब क्या कह रहा है कि अभी जो हमने सेंसस किया है उससे ये पता चल रहा है कि फीमेल टू मेल, यानी कि फीमेल टू मेल रेशो, यानी कि अगर मेल 1000 है तो फीमेल क्या है, फीमेल कम है इस 1000 के कंपैरिजन में, वो क्या है, वो लो है रेशो, ठीक। लो रेशो तब आएगी, मान लीजिए ये फीमेल और मेल है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम सेक्स रेशो भी बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1000 है, ठीक, ये मैंने कट कर दिया। उसके बाद 1/100, ठीक है, 1/100 आ गया, तो 1/100 जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स लो आया ना आपका, फीमेल टू मेल रेशो आपका लो आया, ठीक है, समझ लग रही है, लो आया आपका फीमेल टू मेल रेशो, यानी कि फीमेल पर 1000 मेल्स कम है, यानी कि मेल्स के कंपैरिजन में अगर हम फीमेल्स का नंबर देखें तो वो कम है, तो ये एक प्रॉब्लम ही है, फीमेल जो है वो हमारी कंट्री में कम होती जा रही हैं, मे बी ड्यू टू फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये जो होती है फीमेल इन्फेंटिसाइड, या जो फीटस में ही उनको किल कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम है, यानी कि लड़कियों को जो है वो फीटस में ही उनको मार दिया जाता है, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए फीमेल टू मेल रेशो कम है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ये मैं ऐसे ही आपको जनरल में बता रही हूँ, सेंसस को क्योंकि एक्सप्लेन किया था इसलिए बता रही थी। तो क्या बोल रहा है कि एज स्टेटेड इन रीसेंट सेंसस के अकॉर्डिंग जो है फीमेल टू मेल रेशो कम है, यानी कि सेक्स रेशो कम है। अब क्या किया जाए, ये एक प्रॉब्लम है। द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट। देखिए, जब भी हम सेंसस करते हैं ना तो वो बहुत ही अटमोस्ट केयर के साथ किया जाता है, अटमोस्ट केयर के साथ, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर वो कंडक्ट किया जाता है। तो फिर से कंडक्ट करना एक तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है, दूसरा बहुत टाइम भी लगता है, और तीसरा ये ऑलरेडी बहुत प्रिसीजन के साथ किया होता है, तो ज़रूरी नहीं कि इसको हम फिर से करें, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ख्याल रखते हैं जब हम इसको कंडक्ट करते हैं। तो गलत तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा ये, ठीक, ये गलत नहीं हुआ होगा, हमने सेंसस सही किया है एंड फीमेल टू मेल रेशो कम है, तो हमें इसको दोबारा कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। The government should immediately issue orders to all the departments to encourage people to improve the ratio. Yes, ये बात सही है कि रेशो को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस देनी चाहिए कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को डिक्रीज करो, है ना, एजुकेट करो लोगों को, उनको बताओ कि मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये सारा जो है ये अवेयरनेस में आता है, यानी कि डिपार्टमेंट्स को अवेयर करो। तो सेकेंड तो फॉलो करता है, और दूसरा ये जो है पहला वो फॉलो नहीं करता, बिकॉज इट इज़, हम जब भी सेंसस करते हैं हम अटमोस्ट केयर के साथ करते हैं, तो वेरीफाई की तो बात ही नहीं आती, ठीक। तो ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज एन इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर्स हैज पुट देम इनटू प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक। ऐसा बोल रहा है कि जो लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं टू अर्बन एरियाज, यानी कि वो लोग सिटीज़ में जा रहे हैं। सिटीज़ में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका क्रॉप फेलियर हो रहा है। क्रॉप फेलियर यानी कि उनका खाना जो है, उनको खाना मतलब उनका क्रॉप जो है जिस पे वो डिपेंडेंट थे, चाहे फिर वो खाने के लिए डिपेंडेंट थे या कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए डिपेंडेंट थे, तो वो क्रॉप फेलियर हो रहा है, क्रॉप उनका नहीं ग्रो कर पा रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये एक प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि विलेजेस से अगर जो है अर्बन एरियाज़ में लोग जा रहे हैं, विलेज से अगर अर्बन यानी कि सिटी में जा रहे हैं, तो सिटी में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो रहेंगे कहाँ पे, उनको शेल्टर की कमी आ जाएगी, रहेंगे कहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा रिसोर्सेज पे, जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक। बैलेंस रहना चाहिए, विलेज में भी कुछ लोग रहने चाहिए, अर्बन में भी कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सारे अर्बन में चले जाएँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे विलेज में चले जाएं। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए, द कोर्स ऑफ एक्शन क्या बता रहा है, यानी कि सॉल्यूशन क्या बता रहा है, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। यस, मतलब उन लोगों को, विलेजर्स को क्या देना चाहिए, उनका इनकम था क्रॉप, उनका इनकम क्रॉप से आता था, अब क्रॉप तो हो गई फेल, अब क्रॉप तो नहीं आ रहा, अब उनको कोई और सोर्स ऑफ इनकम देना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम उनको कोई और। वो अर्बन एरियाज़ में क्यों जा रहे हैं, या तो शेल्टर के लिए जा रहे हैं, या तो मोस्टली वो किसके लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, ठीक। उनको काम चाहिए, उनको पैसा कमाना है, इसलिए वो अर्बन जा रहे हैं। तो उनको कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम विलेज में ही मिल जाए जिससे वो क्या करे, स्टे पुट करे, यानी कि विलेज में ही रहे। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, पहली स्टेटमेंट यही बता रही है कि उनको कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मिले जिससे वो विलेज में ही रहे और विलेज में ही कमाएं अपना, ठीक। तो पहली तो सही है। द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। जॉब्स अर्बन एरियाज में हम उनको कैसे देंगे, मतलब
हमें तो एनकरेज ही नहीं करना चाहिए उनका अर्बन एरियाज़ में जाना। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी इतना कंजेशन होता है, इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है अर्बन एरिया, तो बहुत क्राउडेड होता है अर्बन एरिया, तो हम उनको कैसे जाने दें अर्बन एरियाज़ में? तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक, पहली बात सही है कि हमें उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम अच्छा देना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके और जिससे वो विलेज में ही अपना काम जो है शुरू कर सके। तो ओनली वन फॉलोज, ठीक, टू डज नॉट फॉलो। ये हमारे थे कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस। इस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। देखिए, 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट ए हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सीवियर ड्रॉट फॉर द लास्ट 3 years रिजल्टिंग इनटू एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स। ये आपके लिए क्या रहेगा? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आप इसका जो आंसर है वो आप कॉमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जो है करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर करते हैं, करेक्टली भी करते हैं, तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी जब मैं आपके आंसर्स देख लेती हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरी यहाँ पे आप इंस्टा पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डाउट्स हैं या कोई कन्फ्यूजन है या आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करना है, ठीक। आपको इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट पे, अब हमारे कोर्स ऑफ एक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चंस तो हो गए। अब हम करते हैं आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें मैंने कहा था कि डिबेट करना होता है और आपको स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट जो है वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक। चलिए एक सेकेंड, अब देखिए क्या है। शुड ऑल द ड्रग्स पेटेंटेड and manufactured in western countries be first tried out on sample basis before giving license for sale to general public in India। देखिए, पेटेंट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई डिस्कवरी करते हैं तो आप उसका राइट क्लेम करते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं कि ये डिस्कवरी मैंने की है, अब इसको और कोई दोबारा से डिस्कवर नहीं कर सकता। और अब अगर कोई इसको यूज़ भी करेगा तो उसको पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि इसको मैंने इन्वेंट किया है, इसको मैंने डिस्कवर किया है, इसको मैंने ईजाद किया। तो अब अगर कोई इसको पहली बार मैंने निकाला है, तो अब अगर कोई भी इसको यूज़ करेगा, पहले तो कोई इसको फिर से निकाल नहीं सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है। अब अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो उसको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब वो परमिशन लेगा मेरे से तो उसको मुझे कुछ ना कुछ पे भी करना पड़ेगा, ठीक। ये होता है, इसको हम बोलते हैं IPR, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल, यानी कि आपकी माइंड के बेसिस पे जो आपने डिस्कवरी की है, आपकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो आपने डिस्कवरी की है, उसके बेसिस पे आपको राइट मिल रहा है, ठीक। वो भी एक प्रॉपर्टी है। ये होता है पेटेंट का मतलब, ठीक। ये 18 to 20 years के लिए आपको दिया जाता है, फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि जो भी ड्रग्स पेटेंट किए गए हैं और या मैन्युफैक्चर किए गए, उनको पहले क्या करना चाहिए? किसी पे सैंपल पे उनको ट्राई आउट करना चाहिए, उसके बाद उनको सेल करना चाहिए। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी कोई ड्रग आता है तो हमें तो पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना। अगर हम सीधा पब्लिक को दे देंगे, क्या पता उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो जो हमने टेस्ट ही ना किए हों और वो पब्लिक को चले जाए और पब्लिक उसकी वजह से या तो डेथ हो जाए या उनको डिजीज़ हो जाए। तो इसलिए पहले उनको क्या करना? टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी सैंपल पे, ठीक। तो यस, अब क्या बोल रहा है? आर्गुमेंट, ठीक है। बोल रहा है कि शुड ऑल द ड्रग्स बी पेटेंट, क्या उन सबको पहले सैंपल पे टेस्ट करना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्गुमेंट क्या है? येस, मेनी सच ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड ड्यूरेशन इंडियन पॉपुलेशन एंड हेंस इट इज़ नेसेसरी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि येस, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनकी कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, मतलब क्या वो 1 महीने के लिए वो ड्रग लेना है, क्या वो 2 मंथ के लिए लेना है, क्या वो 1 साल के लिए लेना है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और डोजेज, कितने डोज में देना है, क्या वो हाई डोज में देना है, कम डोज में देना है, मॉडरेट में देना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए टेस्ट करना ज़रूरी है। तो और अलग अलग पॉपुलेशन है, किस पॉपुलेशन पे कितना दें हम, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, मतलब टेस्ट करना चाहिए ताकि हमें उसकी डोजेज और उसकी ड्यूरेशन कितनी देनी है डोजेज की वो भी पता लगे, ठीक। नो, दिस इज़ जस्ट नॉट फीजिबल एंड हेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। देखिए, अगर फीजिबल नहीं है और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर तो ड्रग हम कोई भी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हम विदाउट टेस्टिंग हम पब्लिक को ड्रग तो नहीं दे सकते ना। वो तो एक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या पता पब्लिक को बहुत ज़्यादा आगे परेशानी हो। तो ये बिल्कुल गलत है और पॉसिबल भी है। क्यों नहीं है पॉसिबल? हमारे इंडिया में इतने सारे ड्रग्स हैं, हम पहले उनको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको जनरल पब्लिक को अप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये तो पॉसिबल है, हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक। तो नो, ये ऐसा कहना कि नो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल फीजिबल एंड हेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये तो गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलोज, आर्गुमेंट 1 फॉलोज, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक। दिस वन इज अ वीक आर्गुमेंट, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी शुड
इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। देखिए हमारे इंडिया को एनर्जी चाहिए, ठीक, तो कह रहा है कि क्या हमें सोलर एनर्जी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो क्या है, वो नॉन रीन्यूएबल है। नॉन रीन्यूएबल भी बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल मीन्स दे आर नॉट फॉर एवर, कहीं कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे। इसलिए बोल रहा है कि क्या इंडिया को सोलर एनर्जी शुरू करनी चाहिए ताकि वो क्या करे, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, ठीक। आर्ग्यूमेंट्स क्या बोल रहा है, येस मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज यूज्ड एट प्रेजेंट आर इज एग्जॉस्टेबल। बोल रहे हैं हाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में बहुत सारी रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्टेबल है, यानी कि वो आगे जाकर ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए अगर हम पहले ही सोलर एनर्जी को यूज़ करें और इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट ना रहे, तो ये तो मौजूद रहेंगी ना। अगर हम इनका यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, अगर हम इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, तो जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है वो तो वहीं पे रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी। तो पहला जो है बिल्कुल सही है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बचाने के लिए हमें एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है दैट इज़ रिन्यूएबल है एंड इनएग्जॉस्टेबल है। क्यों? क्योंकि सन के पास बहुत सारी लाइट है, कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, नो हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स। देखिए इंडिया जो है वो कैपिटल में लैक नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, सोलर एनर्जी बहुत मतलब एफिशिएंट होती है, एफिशिएंट इन द सेंस आपको मनी भी, अगर इतना ज़्यादा मनी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक। तो ये सही रहता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तो पहला क्या है, सही है, ओनली वन फॉलोज इसका आंसर रहने वाला है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शुड देयर बी स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़। आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, स्टूडेंट यूनियन होती है, ठीक, यानी कि स्टूडेंट्स की भी एक पार्टी होती है, उसका भी एक प्रेसिडेंट होता है, और वो वहाँ पे भी इलेक्शंस होती हैं, ठीक। तो बोल रहे क्या कॉलेजेस में ये इलेक्शंस होने चाहिए, क्या स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए कॉलेज में, ठीक। अब देखिए आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट यानी कि डिबेट क्या है, नो दिस विल क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस, ठीक। ये बात तो सही है कि अगर हम क्या रखेंगे, एक स्टूडेंट यूनियन रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ जाएगा स्कूल में, एंड हो सकता है उसकी वजह से पढ़ाई कम हो जाए। जब सारे पॉलिटिक्स में ही लग जाएंगे तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो आएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट होते हैं, कभी कभी हल्ला होता है, तो पॉलिटिक्स में होता है ना ऐसा, कभी क्या होती है, कैंपेनिंग होती है, तो बच्चे पढ़ाई छोड़ के कैंपेनिंग करने चले जाएंगे। तो ये तो सही है कि दिस विल क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, हाँ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, ठीक। दूसरी क्या है, येस इट इज़ अ वेरी नेसेसरी एज स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। ये भी सही है, ये भी सही है कि होना भी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगर वो स्कूल में ही, कॉलेज में ही अगर वो सीखेंगे, तो ऑब्वियसली आगे जाकर वो हमारे बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, ठीक है। बोथ, इसका क्या करेगा, इसका क्या बोलेंगे हम, बोथ 1 and 2 फॉलोज, यानी कि ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, हम इनको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। ये बात भी सही है कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा एंड प्रॉब्लम आएगी पढ़ाई में। दूसरा भी सही है कि वो फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स है, तो उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, एंड ये जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा आपको आफ्टर दिस लेक्चर। और जो भी आपको मैंने होमवर्क दिया है उसका जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।